जय हिंद और शुभ संध्या। आज है हमारे राज्य दर्शन सीरीज का 7वां दिन और आज हम देखने वाले हैं कर्नाटक को। दक्षिण भारत हम लोग शुरू कर रहे हैं। कर्नाटक करेंगे, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये करते हुए हम लोग दक्षिण के लगभग मध्य और दक्षिण के सारे राज्यों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज है हमारे दक्षिण भारत का पहला स्टेट, वो है कर्नाटक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैप को देखते थे, तो मैप को ही देखेंगे। पेन का कलर मैं बदलूँ, ठीक है, रेड, रेड फ्लैग। हाँ, ये है हमारा कर्नाटक का मैप, आप देख सकते हो। और इसको जूम इन करूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कर्नाटक के बाउंड्री स्टेट्स की बात करें तो सबसे उत्तर में है इसके महाराष्ट्र, फिर है पूरब में तेलंगाना, पूरब में ही है आंध्र प्रदेश, इसके दक्षिण पूरब में है तमिलनाडु या दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में है केरल और उत्तर पश्चिम में है गोवा। और पश्चिम में एक सागर से इसकी सीमा लगती है जो कि है अरब सागर। तो कर्नाटक की सीमा कितने राज्यों से लगती है? गोवा 1, महाराष्ट्र 2, तेलंगाना 3, आंध्र प्रदेश 4, तमिलनाडु 5 और केरल 6, यानी कि 6 राज्यों से टोटल इसकी सीमा लगती है। अच्छा, अब कर्नाटक का कुछ हम लोग भौगोलिक विभाजन की बात कर ले, देख ले तो कर्नाटक को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? एक तो है तटवर्ती मैदान, जिसको कोस्टल प्लेन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गया कर्नाटक का तटवर्ती मैदान, जो अरब सागर से सीमा लगती है और जो मैदानी क्षेत्र बनाता है ये, वो तटवर्ती मैदान है। उसके बाद चूंकि पश्चिमी घाट का विस्तार शुरू हो जाता है महाराष्ट्र से ही और वो तमिलनाडु के दक्षिण तक जाता है, तो आप देख सकते हो ऊपर में महाराष्ट्र है तो यहाँ से पश्चिमी घाट आएगा। और ये वाला जो रीजन है कर्नाटक का, वो मलनाद रीजन कहलाता है, मलनाद क्षेत्र, या फिर पश्चिमी घाट का क्षेत्र कहते हैं। कहीं कहीं पे कर्नाटक के उत्तरी भाग में इसको सह्याद्री का ही एक्सटेंशन मानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दो हम लोगों ने बात कर ली, एक तटवर्ती मैदान की बात कर ली जो समुद्र तट के किनारे में है, और थोड़ा पूरब में बढ़ रहे हैं तो कर्नाटक का मलनाद क्षेत्र या फिर पश्चिमी घाट का वो एरिया जो कर्नाटक में पड़ता है, ये हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद कर्नाटक का मैदानी क्षेत्र आ जाता है, ये आप देख रहे हो। तो मैदानी क्षेत्र को भी कर्नाटक के 2 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरी मैदान यानी नॉर्थ मैदान, नॉर्थ प्लेन्स, और दूसरा है सदर्न प्लेन्स, ठीक है, दक्षिणी मैदान। तो ये था कर्नाटक का कुछ भौगोलिक विभाजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ कर्नाटका, ये हम लोगों ने देख लिया। अब बढ़ते हैं कर्नाटका के कुछ पॉलिटिकल स्टेटस की बात करें तो इसमें लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा की 12 सीटें हैं कर्नाटका से, विधानसभा 224, और कर्नाटक बाई कैमरल विधानमंडल रखता है, मतलब इसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं कर्नाटका में। यानी कि अभी तक हम लोगों ने 2 ऐसे स्टेट्स को पढ़ लिया जिसमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। एक महाराष्ट्र हम लोगों ने देखा पिछली वीडियो में, और आज हम लोग देख रहे हैं कर्नाटक को। वैसे इंडिया में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब राज्यसभा विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, वो हम लोग आगे बात करेंगे देखते हुए। घनत्व की बात करें तो 319 है, 319 व्यक्ति प्रति एक किलोमीटर क्षेत्र में, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में। लिंगानुपात 973 है। साक्षरता इसकी वैसे 75 कहते हैं या फिर 75.36 अगर बहुत प्रिसाइजली बात करें तो हो जाती है। 1973 में कर्नाटक को कर्नाटक नाम से जाना जाने लगा। इससे पहले इसको क्या नाम से जानते थे? मैसूर नाम से जानते थे, ठीक है, कर्नाटक को। जिलों की संख्या कर्नाटक में 31 है। लोक नृत्य कुछ बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक का लोक नृत्य है, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट यक्षगान है। यक्षगान एक तरीके का नाटक है जो कि डांस के फॉर्म में किया जाता है, मतलब डांस किया जाता है और गाया भी जाता है, ठीक है, और नाटक दिखाया जाता है, गा के नाच के सब कुछ वेशभूषा। मैं उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ, रुको आपको, मैंने लगा रखी है यक्षगान की फ़ोटो, ये देखो यक्षगान है, ठीक है। महाभारत कालीन नाटकों को दर्शाया जाता है, इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है, यही है यक्षगान कर्नाटका का। आगे चलते हैं कंटेंट की तरफ।
तो आप देखो, हाँ, हुट्टारी डांस किया जाता है, सुग्गी डांस किया जाता है वहाँ, कुनीथा, करगा, लाम्बी, ठीक है, ये सारे डांसेस किए जाते हैं, कर्नाटका में परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि ये जो यक्षगान है ना, उसका अन्य नाम आट भी कहते हैं या बैलाट भी कहते हैं। पूछ दे, बैलाट ही पूछ दे, तो ये यक्षगान का ही एक अदर नेम है। कर्नाटका में आट, बैलाट यक्षगान का नाम है, ठीक है। कर्नाटक में प्रमंडल 4 हैं, कौन कौन? बंगलौर, मैसूर, बेलगाम और गुलबर्गा, ये 4 प्रमंडल हैं कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। त्योहारों की बात करें तो उगादी त्यौहार मनाया जाता है, करगा महोत्सव, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नादा हब्बा, नादा हब्बा क्या है? कर्नाटक का जो दशहरा होता है, हम लोग जो दशहरा मनाते हैं जिसको हम लोग विजयदशमी कहते हैं, कर्नाटक में उसी को नादा हब्बा कहा जाता है। हम्पी फेस्टिवल मनाया जाता है, हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, वही हम्पी, वहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है। पट्टाडाकल नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और आगे देखें तो गौरी महोत्सव, महामस्तकाभिषेक महोत्सव, इसको श्रवण बेलगोला में मनाया जाता है। महामस्तकाभिषेक जो महोत्सव है वो जैन लोग मनाते हैं, और ये जो श्रवण बेलगोला है ना, वो जैन धर्म का समझो तो सेंटर है, गढ़ जैसा है। बहुत दक्षिण भारत में अगर कोई एरिया है जहाँ पे जैन लोगों की जैन लोगों का बहुत बड़ा पिलग्रिमेज है, तो वो है श्रवण बेलगोला, बहुत मान्यता है उसकी। 12 साल पर लगता है ये महामस्तकाभिषेक त्यौहार। कनकदास जयंती कुरबा गौड़ा समुदाय के द्वारा किया जाता है, कनकदास जयंती मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिन कर्नाटक सरकार के द्वारा राजकीय अवकाश भी दिया जाता है। आगे देखते हैं तो कर्नाटक पर नंदवंश का भी थोड़ा बहुत वो रहा था, एक्सटेंशन रहा था, नंदवंश का रहा था। मौर्य का तो रहा ही था, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे देखो कर्नाटका में जाकर के ही उन्होंने संलेखना विधि से 298 BC में अपना प्राण त्याग दिया था। संलेखना हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या है। तो मौर्य साम्राज्य का तो विस्तार था ही कर्नाटक तक। सातवाहनों ने भी राज किया है कर्नाटक पे। कदम्ब वंश का शासन रहा, ये कर्नाटक के ही मूल थे, ठीक है। मयू शर्मा ने कदम्ब वंश की स्थापना की और वनवासी को राजधानी बनाया। फिर टीपू सुल्तान ने भी आधुनिक युग में राज किया है कर्नाटक पे, मैसूर पे। उनके फादर, मैसूर राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? उनके फादर हैदर अली ने स्थापना की थी मैसूरू राज्य की। फिर देखो 1950 में मैसूर भारत का राज्य बना, ठीक है। और किनके द्वारा? जयराम राजेंद्र वोडियार वंश का शासन था कर्नाटका पे। 1950 में मैसूर को बनाया गया भारत का राज्य, मतलब रियासत जो थी वो मिली भारत में। और किन्होंने सिग्नेचर किया? तो उस रियासत के उस टाइम के राजा थे जयराम राजेंद्र वोडियार। मतलब ऐसा भी पूछ दे कि भारत में विलय के समय मैसूर पर किस वंश का शासन था, या फिर मैसूर पर राज करने वाला अंतिम वंश कौन था, तो वो वोडियार वंश था, ध्यान रखना। अच्छा, कर्नाटक में आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुए हैं, ठीक है। तो चूंकि मैसूर तब, अब का कर्नाटक ही तो तब का मैसूर था, तो थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं अंग्रेजों के साथ। तो पहला हुआ था 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी में। किसके किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ये युद्ध खत्म हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा। संधि की शर्तें तय की गई थी हैदर अली के द्वारा, और यही जो संधि की शर्तें थी, यही दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बन गया। 1780 से 1784 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। हैदर अली ने इस बार शुरुआत की, मतलब नेतृत्व हैदर अली कर रहे थे, लेकिन 1782 में हैदर अली ऑफ हो जाते हैं। ऑफ मतलब उनका देहांत, उनकी वीरगति हो जाती है, ठीक। उसके बाद टीपू सुल्तान, उनके जो बेटे होते हैं, वो फिर युद्ध में शामिल होते हैं, उनके हाथों में कमान आती है युद्ध की। फिर टीपू सुल्तान हार जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे मंगलौर की संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति होती है। पहला जो युद्ध समाप्त होता है वो मद्रास की संधि, दूसरा मंगलौर की संधि, और तीसरा कर्नाटक युद्ध फिर से होता है 1790 से लेकर के 1792 तक में। इसमें भी टीपू सुल्तान रहते हैं। अब चूंकि हैदर अली तो जा चुके हैं, तो 1790-1792 में 2 साल के लिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। फिर युद्ध होता है, चौथा युद्ध 1799 में। इसमें टीपू ऑफ हो जाते हैं। अब चूंकि राजा ही ऑफ हो गया है, तो उसके राज्य को अंग्रेजों ने अपने में विलय कर लिया, मैसूर को, ठीक है। तो ये था
कर्नाटक युद्ध का इतिहास, सॉरी आंग्ल मैसूर युद्ध का इतिहास। अच्छा, आपने देखा होगा कि कर्नाटक के जितने सारे बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, बहुत सारे रेलवे स्टेशंस हैं, बहुत सारी जो सरकारी बसेज है, बहुत सारे जो सरकारी प्लेसेस है, वहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा, कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, कैंपेगौड़ा स्टेशन, कैंपेगौड़ा पोर्ट, ये हैं कौन कैंपेगौड़ा? नाद प्रभु कैंपेगौड़ा। तो कैंपेगौड़ा को ना बंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है। वो विजयनगर के राजा थे। 1513 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठे और बंगलुरु का जो संस्थापक कहा जाता है वो कैंपेगौड़ा को ही कहा जाता है। उन्होंने बंगलुरु शहर की स्थापना की। उनकी 108 फीट प्रतिमा भी बनाई जा रही है कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट के पास। और कहा जाता है कि कैंपेगौड़ा सर ने 1000 से अधिक झीलों का निर्माण करवाया। और किस समुदाय से बिलोंग करते थे? तो वो कल्लिका समुदाय से बिलोंग करते थे। ठीक है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप नाद प्रभु कैंपेगौड़ा के बारे में रखो। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर कुछ छूटा तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं छूटा। हाँ, मैसूर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैंने बताया था हैदर अली के द्वारा। कब? 1755 ईस्वी में। ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक चीज़, आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी हुआ था इतिहास में, आधुनिक इतिहास में आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी हुआ था। लेकिन मिसकंसेप्शन होता है कि लगता है कि ये जो अभी वाला कर्नाटक है और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं था। वो जो कर्नाटक था, वो हम लोग जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो वो ये कर्नाटक नहीं है जो आज हम देखते हैं, कर्नाटक राज्य नहीं। वो ये वाला कर्नाटक है, देखो, युद्ध के समय वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये है कर्नाटक। शुरू होता था इसका स्पेलिंग सी से, CARNATIC, कर्नाटिक। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है वर्तमान में तमिलनाडु रीजन में पड़ता है। समझ आई बात? तो ये वो आंग्ल कर्नाटक युद्ध वर्तमान के तमिलनाडु रीजन से हुआ था। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वर्तमान के कर्नाटक राज्य से। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गई होगी बात। फिर भी बात कर लेते हैं। फिर भी अगर कर्नाटक है वर्ड तो कर्नाटक युद्ध की बात इसी वीडियो में करेंगे, कर्नाटक के ही साथ। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। 1746 से 48 के बीच में हुआ था। उसको ख़त्म किया गया एक्सला-शापेल की संधि से। तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध अपने आप में वैसा कोई युद्ध नहीं था, मतलब था, हो क्या रहा था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ते थे उधर अपने देश में, और उन्हीं की देखा देखी भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ने लग गए थे। यही था आंग्ल कर्नाटक युद्ध। एक्सला-शापेल की संधि से युद्ध खत्म हुआ। फिर 1749 से 1754 में दूसरी बार युद्ध हो गया। इसको पांडिचेरी की युद्ध से संधि से समाप्त किया गया इस युद्ध को। फिर एक युद्ध हो गया जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध जब चला, तो फिर 1756 से लेकर 1763 तक यहाँ भी लोग लड़ने लग गए। और सप्तवर्षीय युद्ध के ही समय 1760 में एक वांडी वॉश का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस ऑफ हो गया। फ्रांस को वॉश कर दिया गया, समझो तो डिटर्जेंट वॉश कर दिया गया, मतलब फ्रांसीसियों की शक्ति खत्म हो गई। ठीक है, और इसी सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि के द्वारा। पहला कर्नाटक युद्ध एक्सला-शापेल, दूसरा पांडिचेरी और तीसरा पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। अच्छा, दो जगहों के नाम मैं बताऊं नदियों के किनारे बसे हुए, तो विजयवाड़ा है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। और जब हम लोग तेलंगाना पढ़ेंगे तो उसकी राजधानी को जानेंगे तो उसकी राजधानी मूसी नदी के किनारे है। और मूसी किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, ध्यान रखना, महाराष्ट्र के। नदियों की बात करें कर्नाटक में तो कृष्णा मोस्ट फेमस नदी, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी तुंग और भद्रा नदियों के मिलने से तुंगभद्रा बनती है। और ये शिवमोगा में, तुंग और भद्रा नदी शिवमोगा में आकर के मिलती हैं और तुंगभद्रा कहलाती हैं। रामायण में जो हम लोगों ने पंपा नदी के बारे में सुना है, रामानंद सागर की रामायण में, जहाँ पे सबरी ने राम को बैर खिलाए थे, कहाँ ऐसा मतलब दिखाया जाता है, वही पंपा नदी आज की तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, और ये तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक से निकलती है, बहती है और आंध्र प्रदेश में जाकर के कृष्णा में मिल जाती है। तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। वेदवती नदी है,
फिर कावेरी नदी है, कावेरी नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। और कावेरी नदी चूंकि मानसून वाले रास्ते में पड़ती है ना, तो कावेरी नदी सदा नीरा नदी है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो सदा नीरा है वो है कावेरी नदी, मतलब 12 मास इसमें पानी रहता है। फिर हेमवती है नदी, अर्कावती, काबिनी नदी, मंजरा नदी, शरावती नदी जिस पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, शरावती नदी, मांडवी नदी गोवा में बहती है और फिर थोड़ा बहुत कर्नाटका में भी बह करके इस तरफ से निकल जाती है। तुंगभद्रा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो ये गंगा मूला स्थान से निकलता है उडुप्पी जिले से, 531 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका मुहाना है संगमलेश्वर, आंध्र प्रदेश में, मतलब आंध्र प्रदेश के संगमलेश्वर में जाकर के मिल जाती है। और तुंग और भद्रा दोनों एक दूसरे में कब मिल करके तुंगभद्रा बनाती है? शिमोगा में मिल करके। कावेरी नदी ये सदा नीरा है, बता दिया। उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ठीक। और कर्नाटक के कोडागु जिले में जो स्थित है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ है कावेरी नदी। सहायक नदियों की बात करें तो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये सारी नदियाँ कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। देखो आप सब कुछ याद नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट एक फिगर माइंड में रहेगा ना, थोड़ा बहुत नाम थोड़ा बहुत सुना हुआ रहता है ना, तो हम लोग के दिमाग में आंसर क्लिक होता है। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरी तरह से हर चीज़ को आप रट ही लोगे, धीरे धीरे करके चीज़ें दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी। एक बार वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो, PDF को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, जब तक याद नहीं हो जाता धीरे धीरे करके होगा। एक बार में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लगता होगा इतना सारा कंटेंट है कैसे याद होगा, धीरे धीरे याद होगा। मुझे भी धीरे धीरे याद होता है, ठीक है। जलप्रपात की बात करें तो जोग जलप्रपात कर्नाटका का है, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर है जोग जलप्रपात। कौन सी नदी? शरावती नदी पे, 830 फीट ऊंचाई है इसकी। और जोग जलप्रपात जो है वो 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर के बना है। कौन कौन? राजा, रॉकेट, रोरर और दामब्लाचे, इन 4 जलप्रपातों को मिलकर के जोग जलप्रपात बना है, ठीक है। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, ठीक। जोग के बारे में हम लोगों ने जान लिया। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो कावेरी नदी पर है और यह एक विद्युत गृह भी है, मतलब शिव समुद्रम जलप्रपात पे टरबाइन लगा करके विद्युत गृह भी स्थापित किया जा चुका है। कब? 1902 यानी 1902 ईस्वी में। कुंचिकल जलप्रपात, ये जो जोग जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा है और कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सी नदी पर? वराही नदी पर। उडुप्पी जिला और शिवमोगा जिला की सीमा पर है, वराही नदी पर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात, वराही नदी। भारत देखो, वैसे तो भारत है, मासिनराम मेघालय है सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान, तो सेकंड नंबर पे कौन सा स्थान आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है? तो वही शिवमोगा जिला के उगुम्बे स्थान पे भारत का दूसरी सबसे हाईएस्ट मात्रा में बारिश होती है, औसत वर्षा होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय, सेकंड नंबर पे किस राज्य में औसत सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वो है शिवमोगा जिला का उगुम्बे स्थान। कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो आदिचंचुनागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरबिथीटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अटिवेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखना। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, इसको भी ध्यान रखना। चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दांडेली अंशी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व भी है, इतना ध्यान रखना। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, नेशनल पार्क्स की बात करें तो अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क्स कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। अच्छा, कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व हैं। एक है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टाइगर रिजर्व। ये इतने सारे टाइगर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। देखो, कर्नाटक में रायचूर थर्मल पावर स्टेशन है, वेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। कुछ विरासत स्थल की बात करें तो यूनेस्को की, तो हम्पी के स्मारकों का समूह 1986 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। खड़ाकल में स्मारकों का समूह 1987 में इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो यही आप देख रहे हो
ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है। कहाँ का? पट्टदकल, मैंने खड़ाकल बोल दिया, सॉरी। ये है पट्टदकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, स्मारकों का समूह, ये कर्नाटका में है। और ये जो इमेज देख रहे हो ये है हम्पी के स्मारक, ठीक है। ये हम्पी के स्मारकों का समूह है जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अच्छा, पश्चिमी घाट साझा स्थलों को, चूंकि वो महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक है, केरल वगैरह सब तरफ, तो पश्चिमी घाट के साझा स्थल को 2012 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी है। हिल स्टेशन की बात करें या पर्वत को बात करें तो गंगमेला हिल स्टेशन, नंदी हिल्स आपको देखने को मिलेगा, मदिकेरी, बिलीगिरी हिल्स, किरमाना हिल्स, ये चिकमंगलूर में है, रामागिरी हिल्स और शेषाचलम पहाड़ियाँ, ये याद रखना ही पड़ेगा। शेषाचलम पहाड़ियाँ और रामागिरी पहाड़ी, ये दोनों कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। बंदरगाहों की बात करें तो न्यू मंगलोर पोर्ट एक सबसे बड़ा पोर्ट है कर्नाटका में। शराबी पोर्ट कैसा नाम है, गुरुपुर पोर्ट, नेत्रवती पोर्ट, सीता नदी पोर्ट, कोल्लूर बंदरगाह, गंगोली बंदरगाह, करवार बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा, मालपे बंदरगाह और माजली बंदरगाह, ये सारे बंदरगाह कर्नाटक में देखने को मिलेंगे आपको। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो उडुपी का कृष्ण मंदिर, ये द्वैत मत को समर्पित है। द्वैत मत की स्थापना किन्होंने की थी? माधवाचार्य ने द्वैत मत की स्थापना की थी, ठीक है। महाबलेश्वर मंदिर है, इसको दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। महाबलेश्वर मंदिर कर्नाटका में। मुरुदेश्वरा मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है, ध्यान रखना। दुर्गा परमेश्वरी मंदिर नंदनी नदी के तट पर है ये मंदिर। विरूपाक्षेश्वरा मंदिर शिव जी का मंदिर है और ये हम्पी में है, विरूपाक्षेश्वरा या फिर विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, ध्यान रखना, कर्नाटका में है। अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर भद्रा नदी पर है और कहा जाता है कि ऋषि अगस्त्य ने अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। सुब्रमण्य मंदिर, ये सुब्रमण्य किनके देवता कहे जाते हैं? तो ये नागों के देवता कहे जाते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है। तो सुब्रमण्य मंदिर नागों के देवताओं का मंदिर है, देवता का मंदिर है। भूतनाथ मंदिर, ये बादामी पहाड़ियों पर बना हुआ है भूतनाथ मंदिर। जनजातियों की बात करें तो हिक्की जनजाति, पिक्की जनजाति आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगी। टोडा जनजाति तो तमिलनाडु में भी देखने को मिलती है। जेनु कुर्बा जनजाति, बेदार जनजाति, शोलागा जनजाति, कुटन्याकन जनजाति और भी बहुत सारी जनजातियाँ आपको देखने को मिलेगी कर्नाटक में, ठीक है। खनिजों की बात करें तो कर्नाटक का जो एरिया है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों वाले एरिया में पड़ता है, जिसमें सबसे अधिक लौह अयस्क की उपस्थिति है। अगर बात करें कि लौह अयस्क सबसे अधिक किस क्रम की चट्टानों में मिलता है तो वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ठीक है। और वो भी आपको मैग्नेटाइट लोहा मिलेगा। और उत्तरी जो उड़ीसा वगैरह वाला जो एरिया वहाँ पे हेमेटाइट लौह अयस्क मिलता है, ये ध्यान रखना। खनिज संसाधन में संपन्नता की बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पर है। मतलब अगर सबसे ज़्यादा खनिज किस स्टेट में है तो वो कर्नाटक में है, ठीक है, क्योंकि धारवाड़ क्रम में बहुत ज़्यादा खनिज प्राप्त होता है। कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। शिवमोगा, उत्तर कन्नड़ जिला, धारवाड़, वेल्लारी, चित्रदुर्ग, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, फिर केम्पनगुंडी, ये सारे जो एरियाज़ हैं, सारे जो खदान हैं, ये लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है, लौह अयस्क के लिए फेमस है। हासन और चित्रदुर्ग जिला ये तांबा के लिए फेमस है। बेलगाम महत्वपूर्ण है बॉक्साइट के लिए, ठीक है। और बेलगाम एक और बात के लिए फेमस है कि 1924 में बेलगाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। और यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगाम अधिवेशन। गुलबर्गा कर्नाटक का एक स्टेट है, एक जिला है, स्थान है, जो बहमनी राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। फिर मोहम्मद शाह प्रथम ने इसकी राजधानी को गुलबर्गा से हटा करके बीदर कर दिया था, शायद 1424 ईस्वी में, ठीक है, स्थानांतरित किया था बीदर गुलबर्गा से। बहमनी राज्य की पहले राजधानी गुलबर्गा थी। फिर बीजापुर, ये आदिल शाही वंश की राजधानी थी बीजापुर। बेलगांव की बात मैंने कर ली है कि
कि 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वहाँ पे, और अध्यक्षता उसकी की थी महात्मा गांधी ने। करवार फेमस है मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र के लिए। मैंग्रोव क्या होता है, वैसे थोड़ा सा समझो, वैसा दलदली एरिया में उगने वाले पेड़, वैसे पेड़ जो समझो तो उसकी उनकी जड़ें सांस लेने के लिए बाहर आ जाती है, मतलब जड़ें बाहर बाहर आपको निकली हुई देखने को मिलेगी, ये मैंग्रोव होता है। सुंदरवन डेल्टा में बहुत सारा मैंग्रोव पाया जाता है। ये अब ध्यान रखना, ठीक है। हुबली, हुबली दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, और हुबली जो रेलवे स्टेशन है, जिसका अभी का नाम श्री सिद्धिरुधा स्टेशन कर दिया गया है, वो उसमें जो प्लेटफॉर्म है वो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये आप ध्यान रखना। 1507 मीटर है इसकी शायद लंबाई, अगर मैं सही हूँ तो 1507 मीटर इसकी लंबाई है। हम्पी की बात करें तो ये विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी, और विजयनगर की स्थापना 1336 में हरियर एवं बुक्का ने की थी, ठीक है। दो भाइयों ने। संगम वंश का शासन रहा, सुलु वंश का शासन रहा, तुलुब वंश का शासन रहा, और अराविडु, मतलब विजयनगर पे 4 वंशों संगम, सुलुब, तुलुब और अराविडु वंश के राजाओं ने शासन किया, यह आप ध्यान रखना। कर्नाटक में 2 झीलें इंपॉर्टेंट है, कृष्णराज सागर झील है और विनी विलास सागर झील, ये 2 झीलें आपको देखने को मिलेगी कर्नाटक स्टेट में। बंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो सिलिकॉन वैली अमेरिका का एक एरिया है, ठीक है, जहाँ पे सिलिकॉन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, सिलिकॉन का इस्तेमाल करके, अर्धचालक का इस्तेमाल करके। तो बेंगलुरु में भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है सिलिकॉन का यूज़ करके, अर्धचालक का यूज़ करके। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, बेंगलुरु को अंतरिक्ष नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं आगे, श्रवण बेलगोला क्यों महत्वपूर्ण है कर्नाटक का, तो मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि 298 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया था। सल्लेखना क्या है भैया, तो सल्लेखना विधि ऐसी विधि है जिसमें जैन लोग जो साधु होते हैं वो अन्न त्याग देते हैं, और तब तक मतलब समझो तो आमरण अनशन की तरह है, ये सब कुछ त्याग करके वो बैठ जाते हैं समाय वो पद्मासन वाली पोजीशन में, और वो बैठे रह जाते हैं तब तक जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए, ठीक है, मृत्यु तक। ये मृत्यु प्राप्त करने का एक तरीका है जैनियों का। मैसूर में श्रृंगेरी पीठ है, शंकराचार्य की पीठ का एक 4 पीठों में से एक श्रृंगेरी पीठ मैसूर में है। एक पीठ हम लोगों ने द्वारका में बात कर लिया, गुजरात जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। उड़ीसा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो गोवर्धन पीठ की हम लोगों ने बात कर दी, और जब हम लोग उत्तराखंड पढ़ेंगे तो हम उत्तराखंड की और पीठ की बात करेंगे, ठीक है। फिर वृंदावन गार्डन आपको देखने को मिलेगा कहाँ, मैसूर में। मैसूर में मैसूर पैलेस भी है, बहुत खूबसूरत। आप देखो, मैंने तो ये बता दिया कि ये मैसूर वाला एरिया है, था तब का, और अभी का कर्नाटक है, और ये तब का कर्नाटक कहलाता था जो कि अभी तमिलनाडु वाला एरिया है, ठीक है। देखो, और ये देखो मैसूर वाला एरिया, ये कर्नाटक का एरिया, उस समय का कर्नाटक, अंग्रेजों के समय का कर्नाटक, और ये अंग्रेजों के समय का मैसूर राज। आगे देखते हैं, यहाँ पे बहमनी, दक्षिण भारत का एक इस्लामिक स्टेट था बहमनी, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया है यक्षगान को। और ये है महाराजा कैंपे गौड़ा, और ये अब देखो ये है मैसूर पैलेस, खूबसूरत है, ठीक है। तो ये थी जानकारी कर्नाटक के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, और आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, और शेयर कीजिए वीडियो को, लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।